बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 का 10th टॉपिक करेंगे, दैट इज़ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर जो है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सर्किट को करंट प्रोवाइड किया तो आप करंट को खुद से देख तो नहीं सकते, कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो डिटेक्ट करके बताए कि हाँ इस वक्त सर्किट के अंदर करंट जो है वो मौजूद है। तो सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको क्या बोलते हैं आप? गैल्वानोमीटर। अच्छा जी, गैल्वानोमीटर की डेफिनेशन जो है, एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट और कंपैरिजन ऑफ करंट इज़ कॉल्ड एज गैल्वानोमीटर। यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है, जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट के पैसेज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, या फिर दो करंट्स को जब आपने कंपेयर करना है तो उस पर्पज़ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो गैल्वानोमीटर है, ये जो प्रीवियस टॉपिक हमने किया था टॉक ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, उसमें हमने देखा कि जब भी कोई आप करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो एक टॉक एक्सपीरियंस करती है। वही प्रिंसिपल है गैल्वानोमीटर का। प्रिंसिपल पढ़ते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वानोमीटर डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ड्यू टू दिस फोर्स अ टॉर्क रोटेट्स इट इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि जब भी आप कोई करंट कैरिंग वायर या कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो कॉइल रोटेट करना शुरू कर देगी, जिससे आपको ये इंडिकेशन मिलेगी कि हाँ इस वक्त इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी बेस पे गैल्वानोमीटर जो है काम करता है। अब चलते हैं गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन की तरफ। ये इस तरह की गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे ये एक यू शेप्ड मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। इस यू शेप्ड मैग्नेट के अंदर एक सस्पेंशन वायर लटक रही है। ये क्या है? एक सस्पेंशन वायर है। ये एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट के थ्रू आपने एक सस्पेंशन वायर जो है यहाँ पे लगाई भी है। इस वायर के ऊपर ये एक मिरर लगा हुआ है एम। इस मिरर का पर्पस आपको बाद में पता चलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर कॉपर की वायर वाउंड करके आपने यहाँ पे इस वायर के साथ अटैच की हुई। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो फाइन सस्पेंशन है ये जो है एज अ करंट लीड काम करेगी और ये वाली साइड भी एज अ करंट लीड काम करेगी। यानी यहाँ से करंट एंटर होगा और यहाँ से करंट एग्जिट होगा। वंस अगेन इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल सी। ये है जी रेक्टेंगुलर कॉइल सी आपकी, विच इज़ सस्पेंडेड बिटवीन टू कनकेव शेप्ड पोल्स एन एंड एस ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट। ये यू शेप्ड मैग्नेट के कनकेव पोल्स एन और एस के बीच में जी आपने सस्पेंड की हुई है विद द हेल्प ऑफ अ फाइन मेटेलिक सस्पेंशन वायर। ये एक मेटेलिक सस्पेंशन वायर है। एफ से इसको शो किया गया है। द रेक्टेंगुलर कॉइल इज़ मेड ऑफ इनेमल्ड कॉपर वायर। अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके ऊपर आपने कॉपर की जो वायर है उसको वाउंड किया हुआ, लपेटा हुआ है आपने। ठीक हो गया। द वायर इज़ वाउंड ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ सम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब जो कि आपने इधर मैग्नेट दिया हुआ है तो जो आपने कॉपर की वायर वाउंड करनी है जिस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर, वो रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की होनी चाहिए। अच्छा, अब उस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की कॉइल के अंदर आपने आयरन का एक पीस रखना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आयरन जो है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर आपने एक आयरन का पीस रखना है। ये बात यहाँ नहीं लिखी हुई लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। द सस्पेंशन वायर एफ ऑल्सो एक्ट्स एज वन करंट लीड टू द कॉइल। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो सस्पेंशन वायर है ये करंट लीड के तौर पे काम करती है। यानी कि करंट लीड का मतलब है इसके थ्रू करंट एंटर होगा इस कॉइल के अंदर।
द अदर टर्मिनल ऑफ द कॉयल इज़ कनेक्टेड टू अ लूजली बाउंड स्पाइरल ई विच एक्ट्स एज अ सेकेंड करंट लीड। अच्छा जी, ये जो वायर है इसका जो अदर एंड है इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक हो गया। इस स्प्रिंग का भी पर्पस आपको बाद में पता चलेगा कि ये क्यों यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके दो काम हैं। इसने एक तो एज अ करंट लीड, यानी यहाँ से करंट एग्जिट करेगा, यहाँ से करंट एंटर होगा, यहाँ से निकलेगा। और दूसरा इसका काम जो है ये टॉर्क को स्टोर करेगा, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। तो यहाँ तक आपने क्या सीखा कि यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर है उसकी कंस्ट्रक्शन में एक यू शेप्ड मैग्नेट है जिसके बीच में आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल सस्पेंड की हुई है थ्रू अ फाइन सस्पेंशन वायर। इस वायर के ऊपर एक मिरर लगा हुआ है, इसके दूसरे एंड पे एक स्पाइरल ई लगा हुआ है, यानी कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये दोनों एंड्स एज अ करंट लीड काम करते हैं। जो रेक्टेंगुलर कॉयल है ये किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की है, इसके ऊपर कॉपर वायर वाउंड की हुई है और इसके अंदर आयरन का पीस रखा हुआ है टू मेक दिस मैग्नेटिक फील्ड मोर स्ट्रॉन्ग। ये हो गई कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर। चलिए जी अब वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग में सबसे पहला है जी डिफ्लेक्टिंग कपल। ये क्या होता है? वन करंट आई पासिस थ्रू दी कॉयल, जब इस कॉयल के अंदर से करंट गुजरेगा द कॉयल इज़ एक्टेड अपॉन बाय अ कपल। अब आपको पता है ये कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है। जब भी कोई करंट कैरिंग कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी होगी तो वो क्या करेगी? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अब अगर ये तो एक सादा वायर होती तो इसके यूँ सिंपली एक फोर्स लगती है, एक साइड पे पुश हो जाती, लेकिन चूंकि ये एक रेक्टेंगुलर कॉयल की शेप में है इसमें दोनों तरफ फोर्स लगेगी। मे बी इस तरफ यूँ लग रही हो और इस तरफ यूँ, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो जब दो साइड्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड फोर्स लगती है तो कपल प्रोड्यूस होता है। क्या करेगा? वो कपल इस कॉयल को घुमा देगा, रोटेट करवाएगा। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। When I current passes through the coil is acted upon by a couple which tends to rotate the coil. This couple is known as deflecting couple. अब जो कपल कॉयल को रोटेट करवा रहा है उसको आपने क्या बोलना है? डिफ्लेक्टिंग कपल। और डिफ्लेक्टिंग कपल की वैल्यू जो होगी वही होगी जो आपने प्रीवियस टॉपिक में टॉर्क की वैल्यू निकाली थी, यानी कि NIBA कॉज ऑफ थीटा या कॉज ऑफ अल्फा आप बोलेंगे। अच्छा जी, as the magnetic field is radial and in radial magnetic field the plane of the coil is always parallel to the field। कहते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, यानी यूँ स्ट्रेट लाइंस आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, और यूँ आपने इसके अंदर एक कॉयल रखी हुई है। तो ये कहते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है कि प्लेन ऑफ कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और जब दो चीज़ें पैरेलल होती है तो एंगल कौन सा बनता है? 0 डिग्रीज। तो cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो हमेशा यहाँ पे एंगल 0 बनेगा, cos 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्रीज 1 हो जाएगा, और मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग कपल जो है ये जो कॉयल है ये एक्सपीरियंस करेगी। सो अल्फा इज़ ऑलवेज 0। तो डिफ्लेक्टिंग कपल को आप NIBA कॉज ऑफ 0 की बजाय आप सिर्फ NIBA लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम है तो इसकी थीटा के बगैर वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है या आप कहें कि वो ट्विस्ट करती है तो उसने खुद को अनट्विस्ट भी करना होता है कुछ टाइम के बाद। वो क्यों करती है खुद को अनट्विस्ट? क्योंकि वो अपने अंदर टॉर्क को स्टोर कर रही होती है। रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से खुद को अनट्विस्ट भी करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई एक टॉवल है, आप उस टॉवल को ट्विस्ट करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो खुद से ही टॉवल जो है वो अनट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा। या आपके पास कोई एक कॉयल है, उसको आप ट्विस्ट करें, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू रीस्टोरिंग टॉर्क वो क्या करेगा? खुद को अनट्विस्ट करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होगी। डिफ्लेक्टिंग कपल जो है वायर को ट्विस्ट कर देता है, इस स्प्रिंग के अंदर जो है स्टोर हो जाएगा कपल या टॉर्क। तो अब ये जो स्प्रिंग है ये हमें रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। When the coil turns under the action of deflecting couple, a restoring couple is produced which tends to untwist the suspension wire and restores the coil to its original position। ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है कि ये कॉयल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेकर आता है। यानी जब ड्यू टू एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स और कपल ये कॉयल ट्विस्ट कर जाएगी तो अब ज़ाहिर बात है नेक्स्ट इससे काम लेने के लिए इसको अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आना ज़रूरी है। तो ये जो स्प्रिंग यहाँ पे लगाया हुआ है ये हमें रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से कॉयल जो है अपनी
ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। अच्छा जी, दिस रीस्टोरिंग कपल ऑफ द सस्पेंशन वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये कितना ज़्यादा होगा? जितना ज़्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, यानी जितना ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग कपल है इस कॉइल के अंदर इस वक्त, उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क को मैथमेटिकली आप कैसे लिखेंगे? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। जैसे कि आपने हुक्स लॉ में पढ़ा था कि कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी आपने फोर्स प्रोवाइड की। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन एंगल के, थीटा के। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप इस इक्वेशन में से ख़त्म करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा c। इस कांस्टेंट c का नाम है टॉर्शनल कपल। ठीक हो गया। वेयर c इज़ द टॉर्शनल कपल ऑफ सस्पेंशन वायर एंड इज़ डिफाइंड एज कपल पर यूनिट ट्विस्ट, यानी एक ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए जितना कपल चाहिए होगा उसको आप क्या बोलेंगे? टॉर्शनल कपल। सी क्या है? टॉर्शनल कपल है। इसकी डेफिनेशन क्या है? सस्पेंशन वायर, सॉरी, सी इज़ द टॉर्शनल कपल ऑफ सस्पेंशन वायर एंड इट इज़ डिफाइंड एज कपल पर यूनिट ट्विस्ट, यानी एक ट्विस्ट के लिए कितना कपल रिक्वायर्ड होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होगा। ठीक हो गया, क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के। तो दैट मीन्स कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल होगा रीस्टोरिंग टॉर्क के। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या लिखी थी स्टूडेंट्स? NIBA, और रीस्टोरिंग टॉर्क की क्या वैल्यू है? C थीटा। तो दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेट करें। चूँकि आपने करंट को डिटेक्ट करना है सर्किट के अंदर, तो करंट को इस साइड पर रहने दें, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। C/BAN इंटू थीटा। अब यहाँ पे जो C है ये टॉर्शनल कपल है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। B मैग्नेटिक फील्ड आपने खुद अप्लाई की हुई है, जितनी एक बार सेट कर दी कांस्टेंट हो गई। A जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल है, जितना एरिया आपने एक दफ़ा सेट कर दिया, ये नहीं होगा कि एरिया कम ज़्यादा होता रहेगा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, वो एरिया भी फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स रहेंगे। तो इसका मतलब है ये वाला सारा फैक्टर एक फिक्स फैक्टर है, यानी ये एक कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा। यहाँ पे कौन सी चीज़ वेरिएबल है? थीटा वेरिएबल है। दैट मीन्स के करंट इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और ये थीटा क्या था? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था। यानी कि करंट जितना ज़्यादा कॉइल में से पास करेगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। Thus the current passing through the coil is directly proportional to the angle of deflection। ये बात समझ में भी आती है कि अगर आपने करंट डिटेक्ट करना है तो अगर थोड़ा करंट गुजरेगा सर्किट में से तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम होगा, ज़्यादा करंट पास करेगा सर्किट में से तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ये कर रहे थे हम वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर। यहाँ पे एक और डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में आपको इसका टॉप व्यू दिखाया गया है। इसी यू शेप्ड मैग्नेट के बीच में जो आपने कॉइल्स को सस्पेंड किया हुआ है, इसका टॉप व्यू आपको दिखाया गया है। ये नॉर्थ पोल है जी, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एमिट हो रही हैं, साउथ पोल में जा रही हैं। ये जो कॉइल है पड़ी हुई, ये जो इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर कॉपर वायर वाउंड की हुई है। तो ये बिल्कुल इसी का आपको टॉप व्यू दिखाया गया इस फिगर के अंदर। अच्छा जी, अब आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि करंट जो है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए हमने जो यहाँ पे मिरर लगाया हुआ था, ये मिरर क्या काम करता है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने का काम करेगा। अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक है जी लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, और दूसरा है वेस्टर्न टाइप गैल्वानोमीटर। पहले आते हैं लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट पे। ये आपके गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन के अंदर जो फाइन सस्पेंशन वायर थी उसके ऊपर लगा हुआ मिरर, नीचे कॉइल है, नीचे स्पाइरल है। अच्छा जी, इस मिरर के सामने आपने एक रख दी टॉर्च, या लैंप रख दिया आपने टू प्रोवाइड बीम ऑफ लाइट, और इस इधर आपने लगा दिया है जी बिल्कुल उसी के ऊपर आपने एक लगा दिया स्केल। स्केल के ऊपर कैलिब्रेशन हुई भी होती है
कि कितना डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में। अच्छा, अब होगा क्या कि ये जो मिरर है इसके ऊपर जब यहाँ से लैंप से स्पॉट लाइट, यहाँ से लाइट जब इस मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस स्केल के ऊपर एक स्पॉट ऑफ लाइट बनेगा। ठीक हो गया। जब मिरर रेस्ट की हालत में होगा तो ये स्पॉट यहीं प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही कॉइल के अंदर से करंट पास करेगा और ड्यू टू एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स जो है वायर ये रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी, तो क्या होगा कि इसके ऊपर लगा हुआ मिरर भी उतना ही रोटेट करेगा। तो यहाँ पे जो स्पॉट बन रहा था लाइट का वो अपनी जगह से हिल के किसी और पॉइंट पे चला जाएगा। अब जब वो किसी और पॉइंट पे चला गया तो हमें पता चल जाएगा, हम उसकी इनिशियल पोजीशन भी पहले नोट कर लेंगे और बाद में जिस पॉइंट पे चला गया उसकी फाइनल पोजीशन भी। तो ये इसने जो डिस्टेंस कवर किया ये हमें बताएगा कि कितना है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यहाँ पे। इसी को पढ़ लेते हैं। लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट में क्या लिखा हुआ है। इन ए सेंसिटिव गैल्वानोमीटर द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ स्मॉल मिरर अटैच्ड टू द कॉइल अलोंग विद द लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। इसको बोलते हैं जी लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, नाम से ही जाहिर है। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द लैंप इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मिरर ऑफ गैल्वानोमीटर। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट प्रोड्यूसेस अ स्पॉट ऑन अ ट्रांसल्यूसेंट scale placed at a distance of 1 meter from the galvanometer. When current passes through the coil rotates, the mirror also rotates and spot of light move along the scale. जैसे ही coil rotate होगी मिरर भी rotate होगा और जो spot है ये भी move कर जाएगा अपनी original position से। The displacement of light spot on the scale is proportional to the angle of deflection provided theta is small. कहते हैं जी यहाँ पे जो है जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा लाइट स्पॉट वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के, प्रोवाइडेड दैट के थीटा जो है वो स्मॉल हो। जब थीटा की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो हो सकता है हमारी स्केल अरेंजमेंट से ही वो वैल्यू बाहर चली जाए, तो इसलिए थीटा की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट वे टू मेजर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जो सेकेंड वे है Western type galvanometer. In such type of galvanometer the coil is pivoted between two jeweled bearings. ये इस किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन होती है, ये दो jeweled bearings है, ये यानी कि स्प्रिंग की शक्ल में। ठीक हो गया, एक ये है एक ये है, ये अपर स्प्रिंग है और ये क्या है, लोअर स्प्रिंग है। The restoring torque is provided by two hair springs which also act as current leads. यहाँ पे जी दो हेयर स्प्रिंग लगे हुए हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे एक पिन लगी हुई है, ये जो दोनों के बीच में पिवट किया हुआ ना आपने इसको, यहाँ पे एक पिन लगी हुई है। जैसे ही ये वाली वायर या ये वाली सस्पेंशन रोटेट करेगी ये पिन भी उतना ही ज़्यादा, यहाँ पे जी एक स्केल लगा दिया गया है, ये स्केल है, ये पिन इस स्केल के ऊपर उतना ही ज़्यादा रोटेट करेगी। तो A light aluminium pointer, ये aluminium का पॉइंटर है, is attached to the coil which moves over the scale. ये पिन जो है एलुमिनियम पिन ये स्केल के ऊपर मूव कर सकती है, इट गिव्स द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इस तरह से आप दूसरा ये मेथड है टू मेजर द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। तो ये हमने दो मेथड कर लिए कि किस तरह से अब आप एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मेजर हो गया, उसके बाद क्या आता है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है कि छोटी सी चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन देना। मतलब कोई अगर पर्सन बहुत सेंसिटिव है तो बहुत जल्दी सैड हो जाएगा या बहुत जल्दी हैप्पी हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि उसने छोटे से एक्शन पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया है। तो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर जो है ये एक ऐसा गैल्वानोमीटर है कि जैसे ही इसके अंदर से थोड़ा सा करंट गुजरे ये बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन दे आपको, मतलब एक नोटेबल डिफ्लेक्शन दे आपको। ये नहीं कि करंट बहुत थोड़ा है तो गैल्वानोमीटर ने की नीडल ने अपनी जगह से हिलना ही नहीं, ऐसे नहीं होगा, बल्कि गैल्वानोमीटर की नीडल जो है अपनी जगह से आपको बहुत ज़्यादा या मतलब ऐसी इंडिकेशन देगी कि आप उसको इजीली मेजर कर सकेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, गैल्वानोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ़ इट गिव्स अ लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर अ वेरी स्मॉल करंट। यानी कि डेफिनेशन ही बता रही है कि ये लार्ज डिफ्लेक्शन देगी फॉर अ वेरी स्मॉल करंट। तो अब गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव कैसे बनाया जाएगा। अच्छा, इतना हम पढ़ चुके हैं कि गैल्वानोमीटर की जो इक्वेशन थी I = C थीटा ओवर NAB के इक्वल आई थी। इट इज़ क्लियर दैट गैल्वानोमीटर कैन बी मेड सेंसिटिव इफ C थीटा ओवर NAB इज़ मेड स्मॉल।
दैट इज़ फॉर अ गिवन करंट आई थीटा शुड बी मैक्सिमम। मतलब कि अगर करंट बहुत थोड़ा भी है तो थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। अब थीटा को मैक्सिमम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में एडजस्ट करें। थीटा को मैक्सिमम बनाना है तो सिर्फ थीटा पे आप फोकस करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाएं। तो इक्वेशन की क्या फॉर्म बनेगी, आई इंटू BAN/C। अब ये इक्वेशन बता रही है कि आप थीटा को मैक्सिमम बना सकते हैं या तो टॉर्शनल कांस्टेंट C को डिक्रीज़ करके, या मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के, या फिर एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा के, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो करने से हम सेफ जोन में रहते हुए गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बना सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं। अच्छा, डिक्रीजिंग C से क्या होगा, इट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ सस्पेंशन वायर। टॉर्शनल कांस्टेंट जो है इसको डिक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ सस्पेंशन वायर एंड बाय डिक्रीजिंग इट्स डायमीटर। लेंथ बढ़ा दें वायर की या उसका डायमीटर डिक्रीज कर दें, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द सस्पेंशन वायर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द कॉइल। ऐसा करने से जो है हमारी कॉइल वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, तो सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। इस वजह से ये वाला स्टेप आप नहीं ले सकते, ये ज़्यादा सेफ नहीं रहेगा। सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग A and N। द एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द गैल्वानोमीटर कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट। यानी कि एक ख़ास हद से ज़्यादा ना तो आप कॉइल का एरिया बढ़ा सकते हैं और ना ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं। इट विल मेक द कॉइल हैवी, इससे कॉइल हैवी हो जाएगी और वही बात के सिस्टम में कोई गड़बड़ पैदा हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है जी, आप मैग्नेटिक फील्ड B को इंक्रीज़ करने से भी थीटा को बढ़ा सकते हैं। इट कैन बी डन बाय यूजिंग अ मैग्नेट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो आपने यू शेप्ड मैग्नेट यूज़ किया था, अब आप मोर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाला यू शेप मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर। तो ये थर्ड जो पॉइंट है, इसको करने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो हम यही वाला पॉइंट जो है वो अडॉप्ट करेंगे। यानी गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए बजाय इसके कि हम टॉर्शनल कांस्टेंट को डिक्रीज़ करें या एरिया बढ़ाएं या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं, हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोकस करेंगे और इसको मोर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हम पिक करेंगे। अब सेंसिटिविटी भी होगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास कि करंट सेंसिटिविटी को आप स्टूडेंट्स किस तरह से डिफाइन करेंगे। करंट सेंसिटिविटी की जो डेफिनेशन है वो है, वी डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर as the current in microamperes required to produce 1 millimeter deflection on a scale placed 1 meter away from the mirror of the galvanometer। तो करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन ये है, करंट इन माइक्रोएम्पेयर्स जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन ऑन अ स्केल प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर ऑफ द गैल्वानोमीटर। जिस तरह से आप किसी भी यूनिट्स को डिफ़ाइन करते हैं, लाइक करंट का यूनिट होगा तो आप वहाँ से 1 एम्पेयर को डिफ़ाइन कर देते हैं जी। 1 एम्पेयर करंट कब होगा, जब 1 वोल्ट होगा बैटरी का वोल्टेज और 1 ओहम होगी रेजिस्टेंस। इसी तरह आप यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अगर करंट जो है माइक्रो एम्पेयर्स में हो और वो 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे 1 मीटर अवे पड़े हुए स्केल के ऊपर, तो उसको आप क्या बोलेंगे कि ये इस गैल्वानोमीटर की करंट सेंसिटिविटी है। इतनी वो करंट की जो वैल्यू होगी वो उसकी सेंसिटिविटी होगी, उस वैल्यू के ऊपर गैल्वानोमीटर का जो है मिरर वो डिफ्लेक्शन देगा। अच्छा जी, अब 2 तरह के गैल्वानोमीटर हो सकते हैं, एक तो होगा अनस्टेबल गैल्वानोमीटर, दूसरा होगा स्टेबल। ठीक हो गया। अनस्टेबल गैल्वानोमीटर कौन सा होगा, व्हेन द करंट पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर इज स्टॉप्ड सडनली। अब आपके सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है और सडनली स्टॉप हो गया, तो गैल्वानोमीटर की नीडल को क्या करना चाहिए कि उसको सडनली बिल्कुल उसी टाइम पे उसको 0 पोजीशन पे चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो ऑब्टेन करेगी। तो ऐसा क्यों होता है, ये अनस्टेबिलिटी ऑफ गैल्वानोमीटर होता है। द कॉइल विल नॉट कम टू रेस्ट, क्विकली रेस्ट की तरफ नहीं आएगी, और जैसे ही फिर अचानक से आप सर्किट में करंट दौड़ाएंगे तो क्या होगा कि गैल्वानोमीटर की नीडल अचानक से डिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, डिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लेगी। तो ये भी अनस्टेबिलिटी, ये ख़राबी है गैल्वानोमीटर की कि वो फ़ौरन हमें मेजरमेंट क्यों नहीं दे रहा। अच्छा,
अगेन पढ़ते हैं, व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर इज स्टॉप्ड सडनली द कॉइल विल नॉट कम टू रेस्ट, इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजिशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट. Similarly, if the current is suddenly given to the galvanometer, the coil will shoot beyond its fixed equilibrium. यानी कि अचानक से शूट कर जाएगी और मे बी वो मैयर्ड वैल्यू से आगे निकल जाए. एंड विल ऑसिलेट सेवरल टाइम्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट. ऑसिलेट करती रहेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना करंट है इस वक्त, मतलब उसे एक फ़िक्स वैल्यू पे जाके स्टॉप कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा. ये ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ गैल्वानोमीटर होता है. सच ए गैल्वानोमीटर इज कॉल्ड एज अनस्टेबल गैल्वानोमीटर. आर्टिफिशियल मेथड्स आर यूज टू मेक द कॉइल कम टू रेस्ट क्विकली. तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे. वो मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं टू मेक गैल्वानोमीटर स्टेबल. तो ये हमने अनस्टेबल की तो पढ़ ली कि किस किस्म का होता है कि जब करंट अचानक से दें या ले लें तो उसकी जो नीडल है वो ऑसिलेट करती रहती है, क्विकली रेस्ट की तरफ नहीं आती. ये था अनस्टेबल गैल्वानोमीटर. अब स्टेबल गैल्वानोमीटर कौन सा होगा? स्टेबल गैल्वानोमीटर का एक दूसरा नाम भी है डेड बीट गैल्वानोमीटर. तो ये कौन सा होगा? अब नाम से जाहिर है कि जैसे ही करंट देंगे फ़ौरन शूट कर जाएगा अपनी डिज़ायर्ड, मतलब जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, जो भी उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा उस पर. और जैसे ही सडनली सर्किट में से आप करंट ड्रॉ करेंगे, ले लेंगे, तो क्या करेगा, ये आएगा कम्स टू रेस्ट और टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. A galvanometer in which coil comes to rest quickly after current is passed through it or the current is stopped flowing through it is called as stable or dead beat galvanometer. डेफिनेशन में उन्होंने यही लिखा है कि quickly comes to rest जब ये होगा गैल्वानोमीटर की नीडल, तो इस किस्म के गैल्वानोमीटर को आप डेड बीट या स्टेबल गैल्वानोमीटर कहेंगे. ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर. सबसे पहले हमने गैल्वानोमीटर को डिफ़ाइन किया, ये किस किस्म की डिवाइस है. देन डिवाइस का प्रिंसिपल आता है कि ये टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल वाले प्रिंसिपल पे काम करेगा. देन हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी डिटेल में. फिर हमने इसकी वर्किंग को देखा. वर्किंग में हमने ये देखा कि जो एंगल है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल था? करंट के, कि कितना करंट आपने इस वक्त इसको प्रोवाइड किया हुआ है. देन आपने दो मेथड भी देख लिए कि किस तरह से आप मेजर कर सकते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को. देन हमने सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर को डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से आप गैल्वानोमीटर को मोर सेंसिटिव बना सकते हैं. देन करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन. फिर दो तरह के गैल्वानोमीटर